हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और एकदम हाई लेवल तक ले जाऊंगा इस टॉपिक को, जिससे कि आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, बेसिक क्वेश्चन भी आता है या हाई लेवल क्वेश्चन भी आता है, वो आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर पाओगे और एकदम फुल मार्क्स स्कोर भी कर पाओगे। ठीक है, और थ्योरी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय और आप देख रहे हैं पाठक ट्यूटोरियल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। उससे यार हमें मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी वीडियो डाल सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले हम मीनिंग देखते हैं। कैश फ्लो का मीनिंग क्या होता है? कैश फ्लो का मीनिंग होता है इनफ्लो और आउटफ्लो। ये दोनों वर्ड इस कैश फ्लो वर्ड के अंदर आते हैं। ठीक है, इनफ्लो और आउटफ्लो। अब मान लो कोई सा भी बिजनेस है या फिर कंपनी है, कोई सी भी चीज है, ठीक है, सब में क्या होता है? कैश फ्लो होता ही होता है। इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होते हैं। मान लो ये बिजनेस अगर कोई परचेज कर लेता है तो हमारा क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा। और वही अगर हम सेल करते हैं तो हमारा क्या होगा? इनफ्लो होगा। तो अब हमें पता चल गया परचेज करने से आउटफ्लो होता है, सेल करने से इनफ्लो होता है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है हमारे बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो हमें एट द एंड ऑफ द ईयर ये देखना है कि हमारे पास कितना कैश बचा है, प्लस में आ रहा है कैश या फिर माइनस में आ रहा है। ठीक है, ये जानना हमें जरूरी है, हर बिजनेस के लिए जरूरी होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितना कैश बचा है या फिर हम माइनस में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? ये जो निकालते हैं हम एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू निकालते हैं। इसलिए हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे ईयर के लास्ट में कितना कैश बचा है। ये स्टेटमेंट हमें ये बताती है। ठीक है, इसलिए हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं। समझ आ गया? अब बात करते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो की। क्या सिर्फ परचेज और सेल की वजह से हमारा इनफ्लो आउटफ्लो होता है कैश का? ठीक है, अब मैं इनफ्लो आउटफ्लो दोनों बार बार नहीं बोलूंगा, मैं सीधा कैश फ्लो बोलूंगा, क्योंकि कैश फ्लो के अंदर दोनों चीज आ जाती है। ठीक है, तो सिर्फ कैश फ्लो क्या हमारा परचेज और सेल की वजह से होता है? नहीं। मान लो कोई कंपनी है, वो परचेज और सेल के अलावा और क्या चीजें करती है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट कर दी कहीं, तो इसकी वजह से भी तो कैश फ्लो हो रहा है। ठीक है, कोई एसेट हमारी सेल हो गई, उसके वजह से भी कैश फ्लो हो रहा है हमारा। तो ऐसी बहुत तरीके की एक्टिविटीज होती है हमारे बिजनेस, कंपनी, हर जगह जहां पे हमारा कैश फ्लो होता है। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसने 3 एक्टिविटी कैटेगराइज करी है। पहली होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं आपको अभी फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, मैंने एकदम अच्छे से बना रखा है, उसमें सारी चीजें क्लियर कर रखी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद आती है फाइनेंसिंग। तो ये 3 तरीके की एक्टिविटीज होती है जिसके अंदर हमारा कैश फ्लो होता है। ऑपरेटिंग में सबसे ज्यादा टाइम आपको कहां पे लगाना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो निकालते हैं ना, वो निकालना मतलब बहुत ही ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है। तो आपको 60% टाइम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने पर लगाना है। बाकी 20% आप इन दोनों पे लगाओगे तो चलेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3 एक्टिविटीज़ पता चल गई। अब हमें एक एक करके तीनों को देखना है कि कैसे कैश फ्लो निकलेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैसे कैश फ्लो निकलेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैसे कैश फ्लो निकलेगा, फाइनेंसिंग से कैसे निकलेगा। तो तीनों चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और एकदम अच्छे से मैंने फॉर्मेट बना रखा है। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको फॉर्मेट पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो एक बेसिक चीज़ है और मतलब जो जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आप बोलोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती क्या है? ऑपरेटिंग मतलब कोई भी बिजनेस, मान लो कोई कंपनी है, किसी चीज़ का बिजनेस कर रही है। कंपनी है, मान लो फर्नीचर का बिजनेस है। ठीक है, तो फर्नीचर के लिए वो क्या करेगी? वुड खरीदेगी, ठीक है, और फर्नीचर बनाकर बेच देगी। तो मतलब सिर्फ ये परचेज और सेल हो गई इनकी। ठीक है, वुड परचेज करी इन्होंने और फर्नीचर सेल कर दी। तो इन दोनों को हम माइनस करके निकालेंगे कैश फ्लो कितना आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से? नहीं, हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने के लिए बेस दे रखा होगा नेट प्रॉफिट का। ठीक है, हमें नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, या तो आप इसे सरप्लस कह सकते हो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो वहां पे सरप्लस वर्ड स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब हर जगह यूज किया जाएगा सरप्लस वर्ड। अब सरप्लस दे रखा होगा हमें और बोल रखा होगा इससे आप निकालो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आप बोलोगे यार ये जो सरप्लस होता है यही तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैसे, वो मैं बताता हूं। देखो,
ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, 11वीं क्लास में आपने बनाया होगा। उसके बाद क्या बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं। इससे हमारा क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। उसके बाद नेट प्रॉफिट में से क्या होता है, हम कुछ रिजर्व बना लेते हैं, ठीक है, तो वो माइनस कर देते हैं। उसके बाद कुछ डिविडेंड पे कर देते हैं उस नेट प्रॉफिट में से, कुछ हमारा टैक्स चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें माइनस होने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचता है उसको हम बोलते हैं सरप्लस, ठीक है। और इसको हम बैलेंस शीट में शो कर देते हैं सरप्लस को। तो ये हमें दे रखा है, तो हम बोलेंगे यार यही तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो आया है। नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमें निकालना क्या है, कैश फ्लो। हमें सिर्फ वो चीज़ें लेनी है जो जिस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व हो। लेकिन ये जो सरप्लस आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हैं। क्या डेप्रिसिएशन में कैश इन्वॉल्व है? नहीं है, लेकिन तब भी हमारा क्या हुआ, नेट प्रॉफिट कम हुआ उस डेप्रिसिएशन के वजह से, हुआ ना। तो वैसे ये नहीं होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, वापस ऐड बैक कर देंगे सरप्लस के अंदर डेप्रिसिएशन। तो जितनी भी नॉन कैश आइटम है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, सबका हम अपोजिट इफेक्ट डाल देंगे सरप्लस के अंदर। फिर जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब नॉन ऑपरेटिंग आइटम पूछ रहे होगे आप, कि मतलब सोच रहे होगे कि क्या होता है। जैसे मान लो P&L में आप डालते थे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं है। यह हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि डिवेंचर पे हमने इंटरेस्ट पे किया, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन कौन से एक्सपेंस हो गए, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, वाटर एक्सपेंस हो गया, ये सारी हमारी क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होती है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज नॉट अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब जैसे ये एक्सपेंस है, अब इनके वजह से क्या हुआ, हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस सरप्लस में ऐड कर देंगे वापस डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। समझ आ गया। ऐसी हमारी कुछ इनकम होती है जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाई जाती है। जैसे कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पे जो हमने इंटरेस्ट कमाया है वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ठीक है। हमारी ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, सेल हो गई। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर हम मेन बोले तो परचेज हो गया, और बाकी रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सपेंस, ठीक है। तो जो भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उनको हम क्या करेंगे, वापस ऐड बैक या फिर लेस कर देंगे। जैसे ये पहले लेस हुआ था डेप्रिसिएशन, तो इसको ऐड कर देंगे। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने ऐड किया होगा ग्रॉस प्रॉफिट में, तो अब हम लेस कर देंगे क्योंकि ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती। तो उसके बाद जो हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट, उसे हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये अगर आपको समझ आ गया तो आप आसानी से पूरा टॉपिक ये समझ सकते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम कैसे कैश फ्लो निकालते हैं। एक बार चलते हैं हम सीधे, ठीक है, फॉर्मेट दिखाता हूं आपको, बस आपको यहां पे ध्यान देना, अभी यहां पे मत देना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो अब इसका कुछ फॉर्मेट है, ये नहीं कि हमने डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐड कर दिया, ये नहीं कि हमने कुछ भी कर दिया। इसका कुछ फॉर्मेट दिया गया है, करेंगे हम यही, लेकिन तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सरप्लस दे रखा होगा क्वेश्चन में, हमें करना है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। लॉजिक समझ आ गया। अब बस हमें फॉर्मेट याद कर लेना है और इसके बेस पे हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ठीक है। सरप्लस दे रखा होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके हमें लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है, कि ड्यूरिंग द ईयर कितना सरप्लस आया हमारे पास। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंस। अब क्या होता है, हमें ये सरप्लस दे रखा है, तो हम पहले जाएंगे नेट प्रॉफिट पे, तो हम टैक्स को वापस ऐड कर देंगे, डिविडेंड को भी वापस ऐड कर देंगे और रिजर्व को भी वापस ऐड कर देंगे। तो हम कहां पे पहुंच जाएंगे, नेट प्रॉफिट पे। समझ आ गया। तो हमने क्या किया, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दिया वापस। अब ये बताऊंगा मेड क्या है, अभी सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको। प्रपोज डिविडेंड या फिर इंटरिम डिविडेंड हो तो वो भी ऐड बैक कर देंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, किसी भी रिजर्व में अगर हमने ट्रांसफर कर रखा है अपने नेट प्रॉफिट को, तो वो भी वापस ऐड बैक कर देंगे। अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, ध्यान रखना। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है हमारी जो क्रेडिटेड एज इनकम होती है, जैसे रिफंड ऑफ टैक्स, कोई हमारा रिफंड आया हो टैक्स का, तो वो हम लेस करेंगे क्योंकि पहले हमने ऐड किया होगा नेट प्रॉफिट में सरप्लस निकालने के लिए, तो अब हम लेस कर देंगे। सारे अपोजिट इफेक्ट आएंगे, तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहला मेन पार्ट क्या है, हमें ये निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमारे पास क्या आ गया, अब
जो हमारा P&L से निकलता है। ठीक है, लिंक करते हुए चलेंगे दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कौन कौन सी एडजस्टमेंट करेंगे? डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो भी चीज़ें हमारे पास P&L अकाउंट के अंदर आती है, नॉन कैश आइटम या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब देखो ऐड क्या क्या करना है आपको। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, तो ये नॉन कैश आइटम है इसलिए हमने ऐड बैक कर दिया, क्योंकि पहले लेस किया होगा, अब हमने ऐड कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ कैश फ्लो नहीं हो रहा है और हमें निकालना क्या है? कैश फ्लो निकालना है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑपरेटिंग आइटम नहीं है ये, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग है, इसलिए इसको यहाँ से हटाया। गुडविल एमोर्टाइज्ड, ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। उसके बाद आता है हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो ये भी एक तरह की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाता है, ये हमारा कोई ऑपरेटिंग आइटम नहीं है। ठीक है, लेस क्या क्या करेंगे? गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है, या तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था। तो इस तरीके की इनकम को हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे, क्योंकि हमने पहले ऐड करी होगी ग्रॉस प्रॉफिट में। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा सेकंड मेन पॉइंट आता है यहाँ पे, वो है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, दो चीज़ निकालना सीख ली हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। पहला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब दो एडजस्टमेंट और आती है, बस दो, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना। लेस करेंगे हम अगर करंट एसेट कोई इंक्रीज हो रही है या फिर करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और ऐड क्या करेंगे? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट, उसका अपोजिट। आप सोच रहे होंगे यार ये क्यों किया हमने, इसका लॉजिक क्या बनता है? करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो हम उसे लेस क्यों कर रहे हैं? मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। करंट एसेट का पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, डेटर। ठीक है, मान लो डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर में 1 लाख के डेटर थे और करंट ईयर में 2 लाख के डेटर हैं। ठीक है, तो 1 लाख के हमारे डेटर बढ़े हैं, मतलब हमारी 1 लाख की सेल बढ़ी होगी। ठीक है, सेल बढ़ती है तभी डेटर बढ़ता है। कौन सी सेल? क्रेडिट सेल। तो उस सेल को हमने इस ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया होगा, मतलब इसकी वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा होगा, उसके वजह से हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ा होगा। लेकिन वो जो क्रेडिट सेल थी, क्या उसमें हमारा कैश इन्वॉल्व था? नहीं था। 1 लाख का जो हमारा सेल था उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि क्रेडिट सेल थी वो। तो उसको हम क्या करेंगे? वापस लेस कर देंगे, क्योंकि उसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है। लेकिन क्या वो कैश फ्लो हुआ उस ट्रांजैक्शन में? नहीं हुआ, इसलिए हमने क्या किया? लेस कर दिया। यही सारे लॉजिक आप बाकी में भी लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। ऐसी करंट लाइबिलिटी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो क्रेडिटर्स हो गया। ठीक है, ये समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब क्रेडिटर्स है, मान लो प्रीवियस ईयर में 50,000 के थे और करंट ईयर में हो गए 10,000 के। तो क्रेडिटर्स हमारे कब बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं? जब हम परचेज करते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे क्रेडिटर्स कम हुए हैं। तो सेम जैसे हमने इधर डेटर में देखा कि सेल बढ़ी होगी 1 लाख की, तो ऐसे यहाँ पे हमारे परचेज कम हुई होगी। ठीक है, तो 40,000 का इफेक्ट जो है हमारा इस ग्रोस प्रॉफिट पे आया होगा, तो उस पे से हटाने के लिए हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे इसको। ठीक है, यही सेम एग्जांपल आप इधर ले लेना, एक बार डेटर को कम करके देख लेना, तो आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। तो बस आपको ये लर्न कर लेना है। मैंने एक लॉजिक बताया आपको एग्जांपल लेके डेटर्स और क्रेडिटर्स का। ठीक है, अब करंट एसेट में बहुत सारी चीज़ें आती है, इन्वेंट्रीज हो गई, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट हो गई, और करंट लाइबिलिटी में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है, ट्रेड पेबल हो गया। ठीक है, बाकी अगर आप बैलेंस शीट देखोगे जब जब क्वेश्चन आएगा तो समझ आ जाएगा आपको करंट एसेट क्या होती है और करंट लाइबिलिटी। उसके बाद हमारा आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, लास्ट में क्या करना होता है? सिर्फ हमें टैक्स पेड माइनस करना होता है। अब आप बोलोगे यार टैक्स का कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि हमने ऊपर टैक्स एक बार ऐड किया, नीचे लेस किया। ये जो टैक्स था वो हमारा मेड था, ध्यान से समझना एकदम। जो हम नेट प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करते हैं, जरूरी नहीं है ये पेड वाला टैक्स माइनस किया हमने, ऐसा भी तो हो सकता है ये प्रोविजन वाला टैक्स हो कि हमें इतना टैक्स पे करना है, इसलिए हमने नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, बट एक्चुअल में शायद इतना हुआ ही ना हो पे। मान लो हमने प्रोविजन 10,000 का बना लिया, लेकिन जब हमने एक्चुअल में देखा टैक्स सिर्फ हमने 5,000 का पे किया है, तो इसलिए ये वाला ऐड कर देंगे और ये वाला लेस कर देंगे, क्योंकि हमें कैश फ्लो निकालना है।
तो ये हमने ऐड कर दिया, क्योंकि इसमें कोई कैश इन्वॉल्व था नहीं तो हमने ऐड बैक कर दिया। और लास्ट में हमने देखा कि एक्चुअल में हमने टैक्स पे कितना किया है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टैक्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है। टैक्स पेड हम लास्ट में माइनस कर देंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा, सिर्फ लिखा हुआ है टैक्स का अमाउंट दे रखा है, तो हम ऊपर ऐड भी उसी अमाउंट से करेंगे, सेम अमाउंट से, और लेस भी सेम अमाउंट से, अगर कुछ नहीं दे रखा तो, ठीक है। वो अब हम थोड़ा ना इस प्रोविजन फॉर टैक्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं एक बार। कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। हमें एक अकाउंट बनाना होता है प्रोविजन फॉर टैक्स का। ये अकाउंट कब बनाएंगे? जब बैलेंस शीट के अंदर हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दे रखा हो, तभी बन सकता है। सिंपल सी बात है, करंट ईयर का दे रखा है बैलेंस और प्रीवियस ईयर का दे रखा है, ठीक है। मान लो करंट ईयर में है 50,000 और प्रीवियस ईयर का था 1 लाख रुपीज़। और नीचे एडजस्टमेंट में या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हो, उधर हमें दे रखा है कि हमने टैक्स जो हमने पे किया एक्चुअल में वो हमारा सिर्फ 20,000 है। इस तरीके के सिचुएशन में हमें क्या करना है? इस सिचुएशन में हमें अकाउंट बनाना है प्रोविजन फॉर टैक्स का। बैलेंस उतार देंगे, प्रीवियस ईयर का यहाँ पे आ जाएगा ब्रॉड डाउन में, करंट ईयर का आ जाएगा हमारा कैरी डाउन में। टैक्स पेड दे रखा है 20,000, तो यहाँ पे 20,000 डाल देंगे और बैलेंस निकाल लेंगे कि मेड कितना हुआ। करके दिखाता हूँ, सिंपल है। हम बना रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एकदम अच्छे से आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बाय बैलेंस अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 1 लाख रुपीज़ और टू बैलेंस कैरी डाउन में 50,000 रुपीज़, ठीक है। टैक्स पेड कितना हुआ है? तो टू बैंक 20,000 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस निकाल लेंगे। इधर स्टेटमेंट ऑफ P&L बैलेंस कितना आया हमारा? 30,000, सॉरी एग्जाम्पल मैंने गलत ले लिया। यहाँ पे 50,000 ले लो और यहाँ पे 1 लाख ले लो, ठीक है। तो कितना बचेगा? यहाँ पे 120 हो गया और यहाँ पे 70,000। समझ आ गया? इसे बोलते हैं हम मेड और इसको बोलते हैं हम पेड। पेड वाला हमारा माइनस होता है लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, और मेड वाला जो होता है वो ऊपर ऐड होता है। समझ आ गया? इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है आपको? अकाउंट बनाना है, पेड निकालना है, मेड निकालना है। एक चीज दे रखी होगी, या तो पेड दे रखा होगा या तो क्वेश्चन में मेड दे रखा होगा। मेड दे रखा है तो पेड निकाल लेना, पेड दे रखा है तो मेड निकाल लेना। सिंपल लॉजिक है, और कुछ भी इस टॉपिक में नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है, और मैंने ज़्यादातर पॉइंट्स तो इधर कवर ही कर दिया। अगर आप क्वेश्चन अगर फॉर्मेट को याद कर लेते ना तो आपके सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे जितने भी क्वेश्चन में आएंगे। गुडविल आएगा तो आप डाल दोगे, ठीक है। अब गुडविल एमोटाइज मतलब बता देता हूँ। अगर गुडविल कम हो रही है तभी ऐड करना, अगर गुडविल बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालेंगे। अब आप सोच रहे हो यार ये कैसे पता चलेगा बढ़ रही है फिर कम हो रही है? वो क्वेश्चन में दे रखा होगा प्रीवियस ईयर का बैलेंस और करंट ईयर का, माइनस करके देख लेना बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। कम हो रही है तो यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे, अगर बढ़ रही होगी तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालेंगे। वो भी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। बस ये याद रखना गुडविल का पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया। ये नहीं कि अगर बढ़ रही है तो लेस कर देंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम P&L में जब गुडविल बढ़ती है तो नहीं डालते P&L में क्रेडिट साइड में, इसलिए हम यहाँ पे भी लेस नहीं करेंगे उसको। समझ आ गया? अब हम चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये दोनों टॉपिक मैं आपको एक साथ समझाऊंगा। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। मैंने इसलिए 20% टाइम देने के लिए बोला है, क्योंकि सबसे बड़ा जो टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब ये पता चल गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आ रहा है, ये पता चल गया। अगर हमें ये पता चल जाए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश आ रहा है, फाइनेंसिंग से कितना आ रहा है, तीनों को ऐड कर देंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि पूरे बिजनेस से हमें कितना कैश इनफ्लो हुआ है या फिर आउटफ्लो हुआ है, ठीक है, नेट में। अब आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ आएगी? कोई भी एसेट परचेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं, ठीक है। कोई एसेट सेल करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं, तो हमें ये देखना है कैश जा रहा है या फिर आ रहा है। परचेस करेंगे तो कैश जाएगा तो माइनस करेंगे, सेल कर रहे हैं तो आएगा तो ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, अगर हमें मिल रहा है तो ऐड कर देंगे, ठीक है। परचेज ऑफ गुडविल मैंने यहाँ पे डाला है, अगर गुडविल बढ़ेगी तो माइनस कर देंगे यहाँ पे हम, ठीक है, क्योंकि हमने परचेज करी होगी गुडविल तभी बढ़ी है, और कम होगी तो वो हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग में आ जाएगा इफेक्ट उसका। अब यही था हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, परचेज ऑफ एसेट ये नहीं होगा क्वेश्चन में कि दे रखा होगा कि प्रीवियस ईयर का करंट
मान लो एग्जांपल लेते हैं, हम छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ बस आपको। मान लो फर्नीचर है, ठीक है। सारे क्वेश्चन भी आपके कवर हो रहे हैं, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अलग से, बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम बच रहा है ये अगर आप वीडियो देख रहे हो पूरी की पूरी। तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, प्रीवियस ईयर में 1 लाख की थी फर्नीचर, करंट ईयर में 5 लाख की हो गई, मतलब हमने परचेज करी है 4 लाख की फर्नीचर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परचेज ऑफ फर्नीचर में डाल देंगे 4 लाख रुपए और माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता चल रहा है फर्नीचर बढ़ रही है, मतलब हमने परचेज करी होगी, और फर्नीचर परचेज करते हैं तो हमने कैश पे किया होगा, कैश पे किया तो हम माइनस कर देंगे। अब क्या होता है, जो सिंपल क्वेश्चन होंगे उसमें तो ये दे रखा होगा, थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस पे जाओगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी फर्नीचर के बारे में, वो पढ़ते क्या है। मान लो हमें दे रखा है परचेज ऑफ फर्नीचर 1 लाख, ठीक है, सिर्फ 1 लाख की परचेज करी है। इस केस में क्या करना है, आपको अकाउंट बनाना है फर्नीचर का, जैसा आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर में किया होगा 11th क्लास में, सेम उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फर्नीचर अकाउंट बनाना है। उधर से आपको क्या पता चल जाएगा कि हमने सेल कितने की करी है एसेट। तो हमारे पास 2 चीज़ आ जाएगी इस परचेज से, एक तो परचेज है ही, और एक हमें ये भी पता चल जाएगा कि सेल कितनी हुई है। या फिर दूसरा पार्ट, जैसे मान लो ये 6 लाख है और ये 8 लाख है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं ना, एक और चीज़ यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी, सुनो। जैसे मान लो परचेज दे रखी है, ठीक है, शायद एग्जांपल गलत हो सकता है, इसका अकाउंट मत बनाना, जब आप क्वेश्चन पे उतरोगे ना तो वो करना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो वो थोड़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन जो लॉजिक बता रहा हूँ वो एकदम एक्यूरेट है और एकदम 100% जेन्युइन है, ठीक है। फर्नीचर का बैलेंस दे रखा है, उसका अकाउंट बनाओ, परचेज डालो, और अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी दे रखा है 10% का तो वो भी डालो, और जो बैलेंस बच रहा है, अगर क्रेडिट साइड बच रहा है तो हमने सेल करी होगी, डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है तो हमने परचेज करी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आपको फर्नीचर का अकाउंट बनाना है। ये नहीं कि सिर्फ परचेज डाल दिया आपने 1 लाख की और सेल देखी नहीं, इस केस में आपको क्या करना है, अकाउंट बनाना ही बनाना है 100%। अब सिर्फ फर्नीचर में नहीं, मान लो इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको क्वेश्चन में, आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर 10 लाख और 20 लाख, और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखा। अगर इतना ही दे रखा है तो आप देख लोगे यार परचेज हो रही है तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में डाल दोगे, सिंपल सा माइनस कर दोगे। लेकिन अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बात तब आती है कि क्या करना है। मान लो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है हमें सिर्फ 2 लाख का, या फिर मान लो 15 लाख का हमें दे रखा है कि हमने परचेज करी है, लेकिन ऊपर से तो हमें सिर्फ लग रहा था कि यार 10 लाख की परचेज करी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ एसेट हमने कुछ इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दी हो, ठीक है, तो इस केस में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का। तो कहने का मतलब ये है, एसेट में कोई सी भी एसेट हो, अगर उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन या फिर परचेज ऑफ एसेट या फिर सेल ऑफ एसेट दे रखा हो तो हमें सीधा अकाउंट बना लेना है उस एसेट का। समझ आ गया? बस यहीं पे था ये टॉपिक ख़त्म इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग में जहाँ पे आप फंस सकते थे वो मैंने आपको चीज़ बता दी है। अब बात आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे सिंपल है, ये पॉइंट याद कर लोगे पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व है। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, अगर शेयर इशू हुए तो वो ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हम शेयर बेचते हैं मतलब इशू करते हैं, देते हैं शेयर होल्डर्स को, तो उनसे हम कैश लेते हैं। तो कैश लेंगे तो हमारे पास पैसा आया होगा, ठीक है, तो हम ऐड करेंगे। प्रीमियम पे किया इशू तो प्रीमियम भी ऐड कर देंगे। इशू ऑफ डिवेंचर है वो भी ऐड कर देंगे। कोई हमने लोन या फिर बोरोइंग करी है वो भी ऐड कर देंगे। मान लो आप डिवेंचर की रिपेमेंट कर दी तो माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट दिया डिवेंचर पे तो वो भी माइनस कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड, यहाँ पे हमने क्या किया था, इंटरिम डिविडेंड ऐड बैक कर दिया था क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी, तो यहाँ से हमने हटाया तो कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें कैश फ्लो तो हो रहा है। इंटरिम डिविडेंड कहाँ लिया था, एक मिनट, यहाँ पे हमने लिया था, ऐड बैक कर दिया था, लेकिन इसमें कैश फ्लो तो हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करके दिखाएंगे। इसको माइनस कर दिया तो बस ये सिंपल सा टॉपिक है फाइनेंसिंग, यहीं पे ख़त्म हो जाता है हमारा पूरा टॉपिक। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। और एक और चीज़,
अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, मैं इसके नोट्स फ्री में दूंगा। इस फॉर्मेट की पूरी फ़ोटो खींच के आपको दूंगा। डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी है, उस पर आप मेरे को मतलब मेल करो कि मेरे को फॉर्मेट चाहिए, वहाँ से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। या तो आप डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक भी है, वहाँ से जाकर भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस फॉर्मेट के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसी की फ़ोटो क्लिक करके दूंगा, जिससे कि आपको वीडियो में देखकर ना बनाना पड़े, क्योंकि थोड़ा विजिबल नहीं होता वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपके पास वो वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों।